everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं बीएसटी का हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। हम हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। प्लस फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं हमारे चैप्टर को। तो देखो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स क्या होते हैं। एवरी कंपनी नीड्स फंड्स टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज। देखो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो एक छोटी सी कंपनी है, चाहे वो एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी है, हर कंपनी को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, चाहे कुछ असेट्स परचेज करने हैं, मशीनरी खरीदनी है, कोई लैंड परचेज करना है, चाहे किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, हर कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। चाहे कोई भी कंपनी हो, उसे कुछ फिक्स्ड असेट्स भी परचेज करने होते हैं, कुछ करंट असेट्स भी परचेज करने होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, करंट असेट्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स की बात करते हैं। असेट हमें पता है, असेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो देखो फिक्स्ड असेट्स मतलब कंपनी के वो असेट्स जो कंपनी एक साल से ज्यादा पीरियड तक के लिए बिजनेस में रखने वाली है। क्या समझे? वो असेट्स जो बिजनेस में एक साल से ज्यादा टाइम के लिए काम आएंगे। इनफैक्ट लंबे समय के लिए ये असेट्स काम में आते हैं। 10-10, 20-20 साल तक कंपनीज इन असेट्स को यूज करती है। तो ऐसे असेट्स जो बिजनेस के अंदर एक साल से ज्यादा रहने वाले हैं, इस तरह के असेट्स को बोला जाता है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स आर दोज which remains in the business for more than 1 year। इनफैक्ट ये असेट्स बिजनेस में बहुत ही लंबे टाइम तक के लिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 years, 20 years, 30 years, यूजुअली मच मोर लॉन्गर। तो देखो फिक्स्ड असेट्स के एग्जाम्पल आप सबको पता है, प्लांट एंड मशीनरी। मैं यहाँ पर प्लांट की बात नहीं करी, प्लांट का मतलब एक बड़ी मशीनरी जिस पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी किस में आता है? फिक्स्ड असेट्स में आता है। फर्म ने फर्नीचर परचेज करा है, वो फिक्स्ड असेट्स के अंदर आते हैं। फिक्सचर्स भी फिक्स्ड असेट्स में आते हैं। फिक्सचर का मतलब है ऐसा फर्नीचर जिसे आपने बिल्डिंग में ही इंस्टॉल करा लिया। जैसे बहुत सारी कबर्ड्स होती है जो बिल्डिंग के अंदर ही फिक्स होती है, उन्हें हम फिक्सचर बोलते हैं। या फिर फर्म ने लैंड परचेज करा है, बिल्डिंग परचेज करी है, कोई ऑफिस खरीदा है, किसी तरह के व्हीकल्स परचेज करे हैं, ये सारी चीजें वो है जो बिजनेस के अंदर एक साल से ज्यादा रहने वाली हैं। इस तरह के असेट्स को बोला जाता है फिक्स्ड असेट्स। चमका आसान सा है। वहीं वो असेट्स जो फर्म एक साल के अंदर अंदर उन्हें फर्म कैश के अंदर कन्वर्ट कर लेगी। ऐसे असेट्स जिन्हें फर्म एक साल के अंदर अंदर कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट यानी कि कैश या फिर कैश के बराबर में कन्वर्ट कर लेगी, इस तरह के असेट्स को बोला जाता है करंट असेट्स। करंट असेट्स आर दोज असेट्स which in the normal routine of the business get converted into cash or cash equivalents within 1 year। करंट असेट्स वो असेट्स हैं जो नॉर्मल रूटीन बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज की वजह से एक साल के अंदर अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैश के बराबर। फॉर एग्जाम्पल कैश क्या है? करंट असेट है। इन्वेंट्री, इस फर्म के पास में इन्वेंट्री रखी है यानी कि बहुत सारा रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा है, तो वो रॉ मटेरियल एक साल के अंदर अंदर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा। फिर फिनिश्ड गुड्स को सेल करा जाएगा, उससे क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश में कन्वर्ट हो गया। या फिर कंपनी के डेटर्स। अच्छा डेटर्स कौन होते हैं? देखो कंपनी ने अगर किसी पर्सन को सामान बेचा है उधार पर, सामान बेच दिया, अभी उस पर्सन के पास से कंपनी के पास में पैसा नहीं आया, एक साल के अंदर अंदर वो पर्सन कंपनी को पे करेगा। तो वो पर्सन भी कौन है? कंपनी का डेटर है। डेटर भी क्या है? करंट असेट है, क्योंकि उस बंदे से फ्यूचर में फर्म के पास में पैसा आने वाला है। बिल्स रिसीवेबल्स यानी कि किसी से अगर फर्म के पास में पैसा आने वाला है तो वो भी क्या है? करंट असेट्स है, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे यानी कि उन लोगों से हमारे पास में पैसा आएगा। समझ में आ गया? तो वो असेट्स जो फर्म एक साल से ज्यादा अपने बिजनेस में रखने वाली है वो फिक्स्ड असेट्स है। वो असेट्स जो एक साल के पीरियड के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन असेट्स को बोला जाता है करंट असेट्स। समझ में आ गया? अब देखो वो पैसा जो फर्म फिक्स्ड असेट्स में लगाती है, अगर फर्म ने कोई लैंड परचेज करा है, कोई बिल्डिंग परचेज करी है, ऑफिस स्पेस खरीदी है, कोई मशीनरी में पैसा लगाया, किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल में पैसा लगाया है, अगर फर्म फिक्स्ड असेट में जो पैसा लगाती है उस पैसे को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल।
वही फर्म जो करंट असेट्स में पैसा लगाती है उस पैसे को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। चमका अच्छे से। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेट्स, यानी कि फर्म फिक्स्ड असेट्स में जो पैसा लगाती है उस पैसे को क्या बोला जाता है, फिक्स कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और असेट्स विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द बिजनेस। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। मैंने आपको 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस बताए थे। कौन कौन से? फाइनेंसिंग डिसीजन कि पैसे को लेकर कहां से आना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पैसे को कहां एलोकेट करना है यानी कि कहां पर स्पेंड करना है, उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा, और थर्ड था डिविडेंड डिसीजन यानी कि जो सरप्लस प्रॉफिट्स बचे हैं उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा शेयर होल्डर्स के पास में जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कितना पैसा कंपनी अपने ही पास में रखेगी इन अ फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ा था कि फर्म अपने पैसे को कौन कौन से असेट्स में लगाए, कितना पैसा कौन कौन से लॉन्ग टर्म असेट्स में लगाए, वही किस में आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है कि फर्म का जो पैसा है वो फर्म कौन से प्रोजेक्ट में लगाए, कौन से प्रपोजल में लगाए, कौन से फिक्स्ड असेट्स में लगाए, किस मशीनरी में कितना पैसा लगाना है, किस लैंड पर कितना पैसा लगाना है, किस व्हीकल पर कितना पैसा लगाना है। इसी को बोला जाता है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। पढ़ा था हम लोगों ने कि फर्म अपना पैसा जो है वो कितना पैसा कौन से फिक्स्ड असेट्स में लगाए, कितना पैसा कौन से प्रपोजल प्रोजेक्ट में लगाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन या फिर मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब हमें पता है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं यानी कि फर्म मोटा पैसा, ह्यूज अमाउंट किसी लॉन्ग टर्म असेट में लगा रही है जिससे रिटर्न्स मिलने में 10-10 साल लग सकते हैं, 20-20 साल लग सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करता है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कि लॉन्ग टर्म फंड्स लगते हैं, इस पर फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ टिकी हुई होती है। इररिवोकेबल डिसीजंस है, इन डिसीजंस को हम रातों रात चेंज नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं रिस्की बहुत ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं फर्म की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर फर्म ने सही प्रपोजल, सही फिक्स्ड असेट में पैसा लगाया है तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अगर इन्वेस्टमेंट गलत साबित होती है तो कहीं ना कहीं फर्म को बहुत ज्यादा लॉसेस भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर किस तरह के डिसीजंस होते हैं, कौन से लैंड में कितना पैसा लगाना है, कौन सी बिल्डिंग में कितना पैसा लगाना है, कौन से प्लांट और मशीनरी परचेज करने हैं, एडवर्टाइजिंग पर कितना पैसा लगाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, हमारी मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। चमका अच्छे से। अब देखो एनसीईआरटी में एक टॉपिक और गिवन है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो टॉपिक हम लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था ना, हमारी जो सेकंड क्लास थी इस चैप्टर की, उसमें ही कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जब फर्म सोचती है ना कि फिक्स्ड असेट्स में हमें पैसा ज्यादा लगाना है, फिक्स कैपिटल ज्यादा रखनी है, कम रखनी है, उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो देखो 8 फैक्टर्स है, बहुत आराम से समझना। नंबर 1 है हमारे पास में नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस हमें बताता है कि फर्म फिक्स कैपिटल ज्यादा रखेगी या कम रखेगी। देखो मैंने कहा, मान लो आपका जो बिजनेस है वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, यानी कि आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, आप वुड्स लेकर आ रहे हो, वुड्स को आप फर्नीचर में कन्वर्ट कर रहे हो, आप कपड़ा ला रहे हो, उससे आप ड्रेसेस बना रहे हो। तो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है जहां पर आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ना कुछ मशीन तो चाहिए। ऐसे में मतलब आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। आप प्लांट और मशीनरी में पैसा ज्यादा लगाओगे, आपको वर्क स्पेस बड़ी चाहिए, मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं मान लो आपकी एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी का मतलब है आपके घर के बाहर जो ग्रोसरी शॉप्स है वो ट्रेडिंग बिजनेस है, कि वो लोग क्या करते हैं, वो होलसेलर से सामान खरीद कर लाते हैं और आपको सामान सेल कर देते हैं। मतलब उनका काम प्रोडक्शन का नहीं है, उनका काम है परचेज करना, फिर उस चीज को रीसेल करना। अब भाई परचेज करना, रीसेल करना, इसमें कौन से प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, कोई प्लांट मशीनरी नहीं चाहिए। तो ट्रेडिंग कंसर्न्स को फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अपने आप क्या होती है, कम होती है। समझ में आ गई बात।
A manufacturing company needs more fixed capital as compared to a trading company, as trading company does not require to purchase plant and machinery, क्योंकि trading company को production करने की requirement नहीं है। चमका अच्छे से। सेकेंड आता है हमारे पास में scale of operations। देखो स्केल ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो या फिर आप स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हो। मान लो आपका लार्ज स्केल बिजनेस है, बहुत ही बड़ा बिजनेस है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा, सेल्स ज्यादा होती होगी। ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो बड़े प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा मशीनरीज चाहिए, बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ज्यादा है। तो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल एज दे नीड बिगर प्लांट। मोर स्पेस चाहिए होती है, हर तरह के असेट्स ज्यादा चाहिए। वहीं अगर आपका छोटू सा बिजनेस है तो आपको ज्यादा मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस। समझ में आ गए दो। थर्ड आता है हमारे पास में चॉइस ऑफ टेक्निक, जिसे आप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। तो देखो इको में हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रोडक्शन की दो टेक्निक्स होती है। एक टेक्निक का नाम है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी टेक्निक का नाम है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब प्रोडक्शन करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का यूज करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करा जा रहा है, इस टेक्निक को बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वहीं प्रोडक्शन करने के लिए जब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो मान लो आप ऐसी कंपनी हो जहां पर प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करा जा रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा काम किसके थ्रू हो रहा है, मशीन्स के थ्रू हो रहा है। अब मशीन्स किस में आती है, फिक्स्ड असेट्स में आती है, मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई। Companies using capital intensive technique require higher investment in plant and machinery as they rely less on manual labor, क्योंकि ऐसी कंपनीज में लेबर की हेल्प से काम कम होता है, तो ऑब्वियस ही बात है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं ऐसी कंपनीज जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करी है, छोटी कंपनीज है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम लेबर की हेल्प से होता है, कैपिटल की हेल्प से बहुत कम काम होता है, तो ऑब्वियस ही बात है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। 3 पॉइंट्स याद हो गए, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगला आता है हमारे पास में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखो ऑब्वियस ही बात है कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है, यानी कि आपके जो असेट्स है, जो भी आप चीज खरीद रखी है आपने, वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होती है, यानी कि पुरानी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, लैपटॉप्स की बात करते हैं, मोबाइल वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो असेट्स है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत जल्दी आउटडेटेड होती है, नए नए वर्जन्स आते रहते हैं, ऐसा ही होता है। तो ऑब्वियस ही बात है आपको पुराने वाले असेट्स को बहुत जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा। असेट्स को रिप्लेस करना है मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फिक्स्ड असेट्स के अंदर, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई। इन सम इंडस्ट्रीज असेट बिकम ऑब्सोलीट सूनर। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर असेट्स जो है वो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट यानी कि पुराने हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, तो उनका रिप्लेसमेंट जरूरी होता है। तो ऑब्वियस ही बात है आपको फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स वगैरह, तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। वहीं ऐसी कंपनीज जहां पर आपको जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखो ऐसी कंपनीज जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती हैं और ज्यादा एक्सपैंड करना चाहती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसी कंपनीज प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, ज्यादा से ज्यादा सेल्स करेंगी। अब अगर उन्हें प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ज्यादा मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। कंपनीज विच आर एक्सपैंडिंग एंड हैव हायर ग्रोथ प्लान, वो कंपनीज जो एक्सपैंड करना चाहती हैं, जिनके ग्रोथ प्लान्स है, require more fixed capital as to extend, they need to increase their production capacity, and to increase production capacity they need more plant and machinery। क्या लिखा है, क्योंकि अगर उन्हें एक्सपैंड करना है तो उन्हें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ऑब्वियसली बात है किसकी रिक्वायरमेंट होगी, प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब फिक्स कैपिटल में पैसा ज्यादा चाहिए। सिक्स्थ है डाइवर्सिफिकेशन। देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे थे, आप टीवी, एसी, ये सारी चीजें सेल करते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रहे थे। अब आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो आप नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करो। आप सोच रहे हो अब से हम फर्नीचर भी सेल करेंगे,
ठीक है भाई, आपने डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचा। आप सोच रहे हो अब से हम क्लोथ्स के अंदर भी डील करेंगे, फिर आप सोच रहे हो अब से हम स्टेशनरी में भी डील करेंगे, मेडिसिन में भी डील करेंगे। अगर आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है और ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आने हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्लांट और मशीनरी चाहिए। फिक्स कैपिटल में आप फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो कंपनीज विच हैव प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटीज by including more range of products require more fixed capital। सेवेंथ है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मान लो कंपनी को कोई फिक्स्ड एसेट चाहिए, कोई पर्टिकुलर प्लांट चाहिए, कोई पर्टिकुलर मशीनरी चाहिए और कंपनी को वो मशीनरी लीज पर अवेलेबल हो गई। मैम लीज का मतलब कंपनी को वो मशीनरी मान लो रेंट पर अवेलेबल हो गई, तो कंपनी आराम से उस प्लांट और मशीनरी को यूज कर सकती है। कंपनी को प्लांट और मशीनरी परचेज नहीं करना पड़ेगा। कंपनी हर महीने हर साल रेंट पे करती रहेगी, लीज पे करती रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है इस सिचुएशन में कंपनी को वो प्लांट और मशीनरी परचेज नहीं करना पड़ेगा, वो फिक्स्ड असेट कंपनी को खरीदना नहीं पड़ेगा। तो अपने आप फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पर मान लो कंपनी को वो जो फिक्स्ड एसेट है, जो प्लांट और मशीनरी है, वो लीज पर अवेलेबल नहीं होता है, रेंट पर अवेलेबल नहीं होता, तो कंपनी को परचेज करना पड़ेगा। अगर कंपनी फिक्स्ड एसेट्स खरीदती है इसका मतलब फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इफ कंपनीज कैन अरेंज financial and leasing facilities easily, then they require less fixed capital as they can acquire assets on lease और ऑन इजी इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन अगर ये चीजें लीज पर अवेलेबल नहीं होती तो कंपनी को वो पर्टिकुलर फिक्स्ड असेट खरीदना पड़ेगा। ऐसे में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। चमका अच्छे से। लास्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। देखो कई बार क्या होता है, मान लो ये एक कंपनी है, ये कंपनी इंडिविजुअली काम करना चाहती है, ये किसी भी दूसरी कंपनी के साथ में कोलैब नहीं करना चाहती है, इंडिविजुअली काम करना चाहती है। तो जितने भी फिक्स्ड असेट्स इसके काम में आएंगे वो सारे फिक्स्ड असेट्स इसे खुद को परचेज करने पड़ेंगे। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन मान लो 2 या फिर 3 कंपनीज मिलकर आपस में कोलैब कर लेती हैं कि यार हम तो मिलजुल कर काम करेंगे, हम हमारे जो फिक्स्ड असेट्स है, जो मशीनरी वगैरह है, वो शेयर करेंगे। मान लो इसे किसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, वो मशीनरी इसके पास में नहीं है तो ये इससे ले सकता है। इसे किसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, वो मशीनरी इसके पास में नहीं है तो वो इसकी मशीनरी यूज कर सकता है। तो ऐसी कंपनीज जो कोलैबोरेशन करके काम कर रही हैं, मिलजुल कर काम कर रही हैं, जो आपस में अपने फिक्स्ड असेट्स को शेयर कर रही हैं, तो उनके फिक्स्ड असेट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। ऐसे में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं वो कंपनीज जो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह, उन्हें सारे असेट्स खुद परचेज करने पड़ते हैं, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा होती है। If companies are preferring collaboration, then companies will need less fixed capital. But if companies prefer to operate as independent unit, then it requires more fixed capital. समझ में आ गए? तो ये है हमारे 8 फैक्टर्स जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक या फिर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, लास्ट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अगली कैपिटल आती है हमारे पास में वर्किंग कैपिटल। मैंने क्या बताया था? कंपनी फिक्स्ड असेट्स में जो पैसा लगाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। वहीं कंपनी करंट असेट्स में जो पैसा लगाती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और कौन सी वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यहां पर नोट करना, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। कंपनी जो करंट असेट्स में पैसा लगाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल, अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लो करंट असेट्स में कंपनी ने जो पैसा लगा रखा है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब हम करंट असेट्स क्या होते हैं? कैश इन हैंड या फिर बैंक में कैश रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बिल्स रिसीवेबल यानी कि किसी पर्सन से कंपनी के पास में पैसा आना है, डेटर्स हो गए। डेटर्स कौन है? जिन्हें कंपनी ने उधार पर सामान सेल कर रखा है, वो फ्यूचर में कंपनी को पे करेंगे तो उनसे भी पैसा आएगा। फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री रखी हुई है, यानी कि अगर हम एक फर्नीचर बिजनेस की बात करें तो फर्नीचर पूरी तरह से रेडी है, सोफा सेट पूरी तरह से रेडी है, तो सोफा सेट जो रेडी रखा हुआ है यानी कि फिनिश्ड गुड्स की जो इन्वेंट्री है उसे भी सेल करेंगे तो पैसा आएगा, करंट असेट है। वर्क इन प्रोग्रेस, वुड्स को हम लोगों ने फर्नीचर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने सोफा सेट का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया,
अभी पॉलिश नहीं हुई, गद्दी वगैरह नहीं लगी, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ये स्टॉक भी हमारा करंट असेट्स में आता है। रॉ मटेरियल का स्टॉक रखा हुआ है जिसे हमें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें किस में आती है? करंट असेट्स के अंदर। इनफैक्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई खर्चा, मान लो फरवरी का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो कंपनी ने एडवांस में जनवरी में ही पे कर दिया, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए, फरवरी का बिल भी कंपनी ने जनवरी में ही पे कर दिया, मतलब फरवरी में कंपनी जो है वो सर्विसेज एंजॉय करेगी इलेक्ट्रिसिटी की। ये सारी चीजें किसमें आती है? करंट असेट्स के अंदर आती है। तो करंट असेट्स कौन से असेट्स होते हैं? जिन्हें फर्म 1 ईयर के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर सकती है। These assets are expected to get converted into cash or cash equivalents within a period of 1 year. समझ में आ गया? अच्छा बच्चा, जिस तरह से करंट असेट्स होते हैं ना, उसी तरह से करंट लाइबिलिटीज भी होती है, ये भी समझना जरूरी है। करंट लाइबिलिटीज मतलब ये कुछ पेमेंट ऑब्लिगेशंस है, कंपनी को ये पैसा पे करना पड़ेगा, कंपनी लाइबल है, कंपनी को ये पैसा पे करना पड़ेगा और ये पैसा कंपनी को पे करना है विद इन 1 ईयर। यानी कि कंपनी को पैसा पे करना है, कंपनी किसी से पैसा लेकर बैठी है, कंपनी को ये पैसा पे करना है विद इन 1 ईयर। सो दीज आर दोज पेमेंट ऑब्लिगेशंस विच आर ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेबल, मतलब किसी को पे करना है। क्रेडिटर्स, किसी से सामान उधार पर खरीदा था उसे पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फरवरी चल रहा है, अभी तक आपने अपने एम्प्लॉयज को जनवरी की सैलरी ही पे नहीं करी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आपको उन्हें पे करना है। एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स ने आपको एडवांस पे कर दिया तो आपको कस्टमर्स को प्रोडक्ट देना पड़ेगा। ये सब क्या है? करंट लाइबिलिटीज है। तो देखो, जब हम करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो इसे बोला जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट असेट्स। करंट असेट्स में जो पैसा लगा रखा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर हम करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, then this is net working capital. It refers to excess of current assets over current liabilities. अब net working capital का मतलब है बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जिस पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उस पैसे को बोला जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखो, इससे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हमारे पास में 12 फैक्टर्स है जो हमें याद रखने हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, काफी इजी से है। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो, पीछे वाले की तरह ही है। अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आपको रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे में आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए, ऐसे में आपके पास में अदर असेट्स भी, अदर स्टॉक भी होना चाहिए, आपको लेबर को भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मतलब आपके डे टू डे खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके पास में अच्छी खासी इन्वेंट्री रखी हुई होनी चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। वहीं अगर एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे घर के आसपास में जो ग्रोसरी शॉप्स है कि होलसेलर से सामान लेकर आओ और फिर सामान किसको बेच दो? कस्टमर्स को बेच दो, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि आपको बहुत सारा इन्वेंट्री का स्टॉक रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। A trading organization usually needs a smaller amount of working capital as compared to a manufacturing organization because there is usually no processing, क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं करा जा रहा। सेम इसी तरह से अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, सिर्फ सर्विसेज दे रहे हो, ऐसे में भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि आपको अपने पास में इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी बात करूं, मैं सर्विसेज दे रही हूं तो मैं कोई इन्वेंट्री थोड़ी ना रखकर बैठी हूं। इन्वेंट्री किस में आता है? करंट असेट्स में आता है, तो इन्वेंट्री रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगला है स्केल ऑफ ऑपरेशंस, ये भी पिछले वाला ही है। अगर आप लार्ज स्केल पर काम कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया। आपके डेटर्स भी ज्यादा होंगे, बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होंगे जिन्हें आप सामान उधार पर सेल करोगे। ये सारी चीजें क्या है? करंट असेट्स है। करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। So firms operating at large scale need to maintain more inventory, debtors, etc. So they require large working capital as compared to firms operating at small scale. समझ में आ गया? थर्ड है बिजनेस साइकिल्स, यानी कि फ्लक्चुएशंस। जब बूम वाला पीरियड चलता है, यानी कि इकोनॉमी एकदम बढ़िया चल रही है, फ्लरिश कर रही है। बूम मतलब लोगों के हाथ में बहुत पैसा है, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, बढ़िया टाइम चल रहा है, लोगों के हाथ में खूब पैसा है, तो लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं।
फर्म को भी प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो ज्यादा इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक रखना पड़ेगा, डेटर्स भी ज्यादा होंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लरिशिंग, सो मोर डिमांड, लोगों के हाथ में पैसा है, लोग डिमांड करेंगे, प्रोडक्शन और सेल्स ज्यादा होंगी, ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, मोर डेटर्स विच मीन मोर वर्किंग कैपिटल। लेकिन जब डिप्रेशन वाला पीरियड होता है, रिसेशन वाला पीरियड होता है, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो लोग डिमांड भी नहीं करते, कंपनी को भी प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, कम इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, तो ऑब्वियसली बात है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट की भी क्या होगी, कम होगी। चमका अच्छे से। 3 हो गए नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस साइकिल। अगले 3 हैं सीजनल फैक्टर्स। देखो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ सीजनल गुड सेल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एसी सेल कर रहे हो, आप कूलर सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपके प्रोडक्ट की डिमांड कब होगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी सिर्फ समर सीजन के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है समर सीजन के टाइम पर आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर आपको इन्वेंट्री ज्यादा रखनी होगी, आपके डेटर्स भी ज्यादा होंगे। सो द कंपनीज विच आर सेलिंग सीजनल गुड रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग सीजन बिकॉज ऑफ मोर डिमांड। वहीं वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है लीन सीजन के टाइम पर। आप एसी और कूलर सेल कर रहे हो तो सर्दियों में आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, तो सर्दियों में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। 5th है प्रोडक्शन साइकिल। देखो प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है आपके पास में रॉ मटेरियल आया, आपके पास में रॉ मटेरियल आया, मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रही हूँ, उस रॉ मटेरियल को आपने फिनिश्ड गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट करा, फिनिश्ड गुड के अंदर कन्वर्ट करा। इसमें कितना टाइम लगा, इसे बोला जाता है प्रोडक्शन साइकिल। रॉ मटेरियल आने से लेकर डिलीवर हुआ है, उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देना। वुड्स आई हैं, उस वुड से सोफा सेट पूरी तरह से बनाकर चकाचक तैयार कर देना, इसमें कितना टाइम लगा है, इस टाइम स्पैन को बोला जाता है प्रोडक्शन साइकिल। अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आए हो और मान लो वुड से फर्नीचर बनाने में 1 महीना लग रहा है, तो 1 महीने बाद में जब फर्नीचर बन जाएगा, सोफा सेट बन जाएगा, उसे बेचोगे तब आपके पास में पैसा आएगा। इस बीच में पैसा ही नहीं है, क्या करोगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, आपके हाथ में पैसा ज्यादा होना चाहिए ताकि आप डे टू डे खर्चे कर सको। वहीं अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा सा है, 4-5 दिन में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिनिश गुड्स को बेचो, पैसा आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। सो प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। इफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग देन मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। 6th है क्रेडिट अलाउड। इसका मतलब क्या है, आपकी एक कंपनी है XYZ कंपनी, मैंने XZZ लिख दिया, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी, ठीक है, और मान लो आप अपने कस्टमर्स को इजीली डिस्काउंट दे देते हो। आपका कस्टमर आपसे सामान लेकर जा रहा है, ठीक है, और बदले में आपको पे नहीं करा, वो आपको बाद में पे करेगा, उधार पर आपने सामान बेच दिया। तो अगर आप इजीली क्रेडिट दे देते हो, उधार पर सामान बेच देते हो, तो आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस कहाँ से करोगे, आपके पास तो पैसा आ ही नहीं रहा। तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर XYZ कंपनी ने किसी पर्सन को सामान उधार पर सेल करा है, तो ये पर्सन XYZ कंपनी का क्या बन गया, डेटर बन गया। डेटर्स क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं। करंट असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं मतलब वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है। सो इफ अ कंपनी इज फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, आप इजीली क्रेडिट दे रहे हो, देन इट विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल एज इट रिजल्ट्स इन हायर अमाउंट ऑफ डेटर्स, क्योंकि आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं अगर आप स्ट्रिक्ट हो, आप इजीली क्रेडिट पर सामान नहीं बेचते, कैश में ही सामान सेल करते हो, तो आपके डेटर्स कम होंगे। डेटर्स कम है मतलब कम वर्किंग कैपिटल, लेस वर्किंग कैपिटल में भी मैनेज हो सकता है। 7th है क्रेडिट अवेल। जिस तरह से आप किसी को क्रेडिट दे रहे हो, उधार पर सामान बेचते हो, उसी तरह से आपको भी तो क्रेडिट मिल सकता है ना, कंपनी को भी क्रेडिट मिल सकता है। मैंने कहा XYZ कंपनी है, कंपनी भी तो कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करती होगी ना। कंपनी रॉ मटेरियल परचेज करती है ए से कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीद लिया और ए को अभी तक पे नहीं करा, यानी कि कंपनी को क्रेडिट मिला है, कंपनी उधार पर सामान लेकर आ रही है और कंपनी पे नहीं कर रही। इसका मतलब कंपनी के हाथ में अभी पैसा है, क्योंकि कंपनी ने पे ही नहीं करा। तो ऐसे में कंपनी के यानी कि जो क्रेडिटर्स है वो कम है। क्रेडिटर्स क्या है, कम है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, करंट लाइबिलिटीज कम है, मतलब कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चल सकता है। समझ रहे हो ना, कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीद लिया और कंपनी ने इसके लिए पे नहीं करा, मतलब पैसा कंपनी के पास में ही है,
तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम चल सकता है। लेकिन मान लो अगर कंपनी के जो सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल के सप्लायर्स है, ये ए इजीली अगर क्रेडिट नहीं देता तो कंपनी के पास में पैसा होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए ताकि वो ए को इमीडिएटली पेमेंट कर सके। So if suppliers of raw material are giving long term credit, then company can manage with less amount of working capital क्योंकि पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अभी। Where if suppliers are giving only short term credit, तो कंपनी को ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो रीपेमेंट कर सके। एट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आसान सा है। अगर कंपनी एफिशिएंसी के साथ में काम कर रही है, अच्छे से प्रोडक्शन कर रही है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, कोई वेस्टेज वगैरह नहीं हो रहा, डेटा से टाइम टू टाइम अपना पैसा कलेक्ट कर लेती है, सारे काम एफिशिएंसी के साथ में हो रहे हैं, सही जगह पर पैसा लगाया जाता है, पैसे को सही जगह से अरेंज करा जाता है, तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वेस्टेज वगैरह नहीं हो रहा, पैसे का प्रॉपर यूज हो रहा है। Firms having high degree of operating efficiency require less amount of working capital as compared to firms having low degree of efficiency which require more working capital। क्योंकि आप सारा काम एफिशिएंसी से कर रहे हो, पैसे का वेस्टेज नहीं हो रहा, तो कम वर्किंग कैपिटल में भी काम बन सकता है। नाइन्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी कोई ऐसा रॉ मटेरियल यूज कर रही है जो इजीली अवेलेबल हो जाता है। रॉ मटेरियल या फिर जितने भी इनपुट्स चाहिए वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं जब भी प्रोडक्शन करना है, तो आपको रॉ मटेरियल का अपने पास में स्टॉक इकट्ठा करके रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब रॉ मटेरियल चाहिए होगा आप मार्केट से ले आओगे, तो इन्वेंट्री में पैसा लगा के रखने की रिक्वायरमेंट कम है, मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। If raw materials are easily available and there is ready supply of raw material and inputs, then firms can manage with less amount of working capital as there is no need to maintain any stock of raw material, क्योंकि आपको raw material का स्टॉक मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं अगर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो आपको इन्वेंट्री रखना पड़ेगा, बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। स्टॉक क्या है? करंट असेट्स है, करंट असेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। यहाँ पर लीड टाइम भी मैटर करता है। मैम लीड टाइम क्या होता है? आपने रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया है, आपने अपने सप्लायर को बोला है रॉ मटेरियल का ऑर्डर दिया है, रॉ मटेरियल भिजवाना। आपने आज ऑर्डर दिया, मैंने कहा आज है अक्टूबर 1, ठीक है, और आपके पास में रॉ मटेरियल आ रहा है 10 अक्टूबर को, 10 दिन लग गए। इस पीरियड को बोला जाता है लीड पीरियड। अगर ये लीड पीरियड लंबा है, मतलब आपको अपने पास में एडवांस में स्टॉक रखना पड़ेगा ताकि आप अर्जेंट डिमांड को फुलफिल कर सको, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर ये लीड टाइम छोटा सा है, आज ऑर्डर दिया है, कल आपका सप्लायर आपको रॉ मटेरियल भिजवा देगा, तो ऐसे में आपको ज़्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। 10th है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर आप ऐसी कंपनी हो जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, तो अगर एक्सपैंड करना है तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा इनपुट्स चाहिए, ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए, आपके डेटर्स भी ज़्यादा होंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। Firms planning to expand their activities will require more amount of working capital as for expansion. They need to increase scale of production. आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसका मतलब ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा इनपुट्स एक्सेट्रा। 11th है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपके ही जैसे मार्केट में और भी लोग हैं जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बहुत सारे आपके मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ऐसे में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी, अपने पास में इन्वेंट्री का स्टॉक रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही डिमांड आ रही है, अर्जेंट डिमांड आ रही है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले उनकी डिमांड को फुलफिल कर सको। ऐसे में आपको अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, यानी कि ऐसे में ये समझ लो आपको अपने कस्टमर्स को क्रेडिट भी देना पड़ेगा, उधार पर भी सामान सेल करना पड़ेगा, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सको। अगर आप किसी को उधार पर सामान, क्रेडिट पर सामान सेल कर रहे हो, मतलब आपके डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, और डेटर्स किस में आते हैं? करंट असेट्स के अंदर। करंट असेट्स मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। सो इफ द मार्केट इज कॉम्पिटिटिव, देन कंपनी विल हैव टू अडॉप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी टू सप्लाई गुड्स ऑन टाइम। कंपनी अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पॉलिसी भी देगी, यानी कि उधार पर सामान बेचेगी। डेटर्स बढ़ गए, कंपनी को इन्वेंट्री में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपने कस्टमर्स के अर्जेंट ऑर्डर्स को सेटिस्फाई कर सके, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। वहीं अगर आप ही की मोनोपोली है, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, आप कम इन्वेंट्री रखोगे, आपके डेटर्स भी नहीं होंगे, आप उधार पर सामान भी नहीं बेचोगे, कम वर्किंग कैपिटल में काम चल जाएगा। और लास्ट है इन्फ्लेशन। अगर मान लो कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, हर चीज़ की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, तो आपका रॉ मटेरियल भी महंगा होगा,
आपके फिनिश गुड्स भी महंगे होंगे, आपकी लेबर भी आपसे ज़्यादा सैलरी और वेजेस लेगी, तो कॉस्ट ऑफ लेबर भी बढ़ेगी। ऐसे में ऑब्वियस ही बात है आपके पास में खर्चा ज़्यादा है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आए? तो ये 8 फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। 6 पार्ट्स के अंदर, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बहुत प्यार से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा है। न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने इस चैप्टर के कर लिए। 4th पार्ट के अंदर हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस करे थे, उसे जरूर करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट्स। सो आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।